ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ कुछ थ्योरम्स भी देखे थे। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज हम बात करें और सेम प्रॉपर्टीज इसमें लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोल के सेम रिजल्ट जो हमने ऊपर पढ़ा है वही लिखा हुआ है। ठीक है, कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। मैंने तरीका भी बताया था कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में एक दो प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी देखते हैं। आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा मेरे ख्याल से। अगर मान लेते मेरे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो सॉरी ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट कौन सा मैट्रिक्स आएगा, कौन बताएगा? सर डायगोनल। अरे गधा, डायगोनल तो आएगा, ये सबको पता है डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, बट क्या रिजल्ट आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ। आंसर क्या बनेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा? सर ए एक्स ए एक्स, बहुत बढ़िया। डायगोनल में बस ए एक्स बी वाई सी जेड ओके, जीरो डायगोनल। जीरो ओके, डायगोनल में बस ए एक्स बी वाई और सी जेड ना। सी जेड। हाँ, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे को मान लीजिए इनवर्स मैट्रिक्स का जरूरत है। ठीक है, मेरे को मान लीजिए इनवर्स मैट्रिक्स का जरूरत है। इनवर्स मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं और मेरा रिजल्ट आई आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बी जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको पहले वाले को मैं ए मैट्रिक्स मान ले रहा हूं। ठीक है, ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स हम डैश करके लिख दे रहा हूं, इसमें हम लोग फिलअप करेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करेंगे, आप लोग खुद बताइएगा। मैंने यहाँ पे डैश कर दिया, जीरो 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 डैश जीरो और जीरो जीरो डैश, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, और मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अगर फाइनल रिजल्ट में मेरा इधर 1 आ रहा है तो आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या होना पड़ेगा मेरा वैल्यू, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे मेरे को 1 मिल जाए। यहाँ पे वैल्यू क्या वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी 1 बाई वन बाई सर 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि हम देखे हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट होता है तो डायरेक्टली वही ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें इन दोनों को नंबर ऐसा रखना पड़ेगा कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वैल्यू इधर 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली इस जगह जो है 1 बाई ए होना पड़ेगा, इस जगह जो है 1 बाई बी होना पड़ेगा, इस जगह जो है 1 बाई सी होना पड़ेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर हम ऐसा बोलें कि ए अगर मैट्रिक्स ले लें हम लोग इस तरीके का, ए जीरो 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 बी जीरो और जीरो जीरो सी। ठीक है, ए हम एक अगर मैट्रिक्स ले लें, डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, यानी कि ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स है? ए हमारे पास मैट्रिक्स है डायगोनल ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हमें ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो ए इनवर्स का मतलब क्या होगा? सिंपली ए टू द पावर माइनस वन जीरो 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 बी टू द पावर माइनस वन जीरो 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 सी टू द पावर माइनस वन। सी टू द पावर माइनस वन क्यों लिखा है? क्योंकि वन बाई ए को मैं ए टू द पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आया समझ में? अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आया समझ में? जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल लेने से हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो भी मैट्रिक्स होगा ए इनवर्स, वो हो जाएगा डायगोनल ऑफ 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी कॉमा 1 बाई सी। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए भाई।
नहीं तो मेरे को पता यस नहीं। सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग कुछ 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 क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चंस मेनली कि हम मेन ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चंस का हमारा सीखने का कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे पूरा का पूरा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करके सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ कुछ इस तरीके का तरीका बताया था आप लोग को सॉल्व करने का, ठीक है। लास्ट क्लास में भी इस तरीके का दो तीन तरीका हम लोगों ने सीखा था, तो उस तरीके को हमको सीखना है, क्योंकि जो भी हमारा मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, मैं एक शीट दूंगा आपको पूरा पूरा, ठीक है। एक पूरा का पूरा शीट दूंगा और उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, जहां 2002 से लेके अभी 2021 तक का पूरा का पूरा मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, और वो क्वेश्चंस कलेक्ट करके इस तरीके से एक पीडीएफ बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, और आप लोग को देखने को भी पता चलेगा कि वो इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में। हर साल एक या दो क्वेश्चन पक्का है, और हर साल 4 से 8 मार्क्स आप लोग का पक्का है। अगर जितना पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना तरीका बताया गया है, अब ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कभी कभी केसेस में कि सर ने बता दिया कि 1+2 = 3, तो इस चीज को बस याद रख लेना है कि ये प्लस का मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब कोई इस तरीके से अद्भुत दिमाग लग रहा है, सर 1+2+3 आ गया तब क्या होगा, हो सकता है ये इससे ऐड होगा, हो सकता है। तो इस तरीके के जब हम लोग अद्भुत दिमाग लगाते हैं, तब चीजों में गड़बड़ी आती है, ठीक है। सिंपल सा चीजें जो बताया गया है उस चीज को याद रखना है और करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितना प्रॉपर्टी बताया गया है, जितना बताया गया है, बस उसी पे दिमाग लगाना है। जब हम लोग थोड़ा सा हम अपना थ्योरम डेवलप करते हैं, तब दिक्कत आ जाता है कि शायद ऐसे बताया था तो ये होगा तो वैसे होगा। तो जब इतना खतरनाक सा दिमाग लगा लेते हैं, नया नया थ्योरम्स हम बना देते हैं, तब जाके दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बस एकदम सिंपल से डायरेक्ट सोचिएगा तो चीजें बड़ा ही सिंपल हो जाता है। हमें ये दिया गया है 3 4 1 1 xy 5/2, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई। मैं एक तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद आप लोग के दिमाग में अगर दूसरा तरीका आता है तो आप लोग भी बताइएगा सॉल्व करने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेन मोटिव हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेन मोटिव हमारा इसका तरीका सीखने का है। ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, अगर मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 3x + 4y, और इधर आ जाएगा x + y, और ये बराबर आ जाएगा 5 और 2 के। तो उस हिसाब से हमारे पास 3x + 4y = 5 आ जाएगा, और x + y = 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन आया, फिर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल देंगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ये था पुराना मेथड, ओल्ड स्कूल। ये सब हमारा पुराना मेथड हो चुका है, ठीक है। ये सबको करने आता है, बचपन से क्लास 9 से करते हुए आ रहे हैं। तो इतना सब कुछ सीखने का मतलब क्या हुआ, कुछ नया चीजें यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम नया चीजें क्या यूज कर सकते हैं, 3 4 1 1, ठीक है। और इधर एक्स वाई ऐसा दिया गया है, और इधर दिया गया है 5 2। क्या कोई मेरे को हल्का सा बता पाएगा कि हम किस तरीके से एक्स और वाई का वैल्यू बिना ये इक्वेशन इस तरीके के बनाए सॉल्व करके निकाल सकते हैं? बस 1 मिनट का समय लीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सही हुआ तो सही, गलत तो गलत। मेरे को सोच के बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अभी तक हम लोगों ने जितना लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी सीखा है वो सब यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। बताइए। सर एलएचएस के कुछ भी मस्त सर मेरी वो मिलेगा कि इन्वेस्टिगेशन वाला इन्वेस्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया इन्वेस्ट करने का, बहुत खूब। और कोई? एक बोतल पानी लाइए ना प्रेम सर। चलिए बताइए। ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया कि इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे हमें हिंट भी मिल जाता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने तरीके के क्वेश्चन के सब में इनवर्स यूज करके किया, उससे क्या हमारा समय भी बच गया और हमें क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए हम वो तो इनवर्स वाला तरीका यूज करके देखते हैं कि नया तरीका हमने सीखा था इनवर्स का। मान लेते हैं ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है।
ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं x, ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये अगर A मैट्रिक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू एक्स इक्वल टू बी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर A इंटू एक्स इक्वल टू बी ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज कर देते हैं तो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, ऐसा आ जाएगा। ये दोनों मिलके हो गया I, तो ये होगा I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ये I इंटू एक्स मतलब कितना हो गया, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, हमें b दिया हुआ है, b तो हम इसको माने होते हैं, हमें a दिया हुआ है तो हम a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा x का मतलब क्या था, x का मतलब हमारे पास था x और y, x का मतलब हमारे पास था x और y इक्वल टू a इनवर्स जो होगा वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, b ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों a इनवर्स और b मल्टीप्लाई करेगा तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और उस नया मैट्रिक्स में यहाँ कुछ एलिमेंट होगा और यहाँ कुछ एलिमेंट होगा। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से बराबर हो जाता है तो हम x का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली x इक्वल टू जो वैल्यू रहेगा वो हम लिख देंगे, डायरेक्टली y इक्वल टू जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ये उन दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या वैल्यू निकलेगा क्या वैल्यू नहीं निकलेगा वो आप लोग इनवर्स निकालना जानते हैं, वो आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो आप लोग उस चीज को कर सकते हैं। आया समझ में? अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए ताकि मेरे को भी पता चले कि कुछ हो रहा है, पढ़ाई चल रहा है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इससे हमें एक और लॉजिक समझ में आता है, एक और तरीका समझ में आता है कि अगर हमें मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, और हमें बोल दिया जाता है कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो हम एक मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी ये जो दो इक्वेशन है, इसी दो इक्वेशन को ऐसे भी लिखा हुआ था जिसमें 3 4 1 1 3 4 1 1, ये क्या है, x और y का कोफिशिएंट है। 5 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो भी वेरिएबल है उसको x y इस फॉर्म से लिखा गया। तो यानी कि अगर हमें कोई भी ऐसा रैंडम सा इक्वेशन दे दिया जाता है तो इस इक्वेशन को यूज करके हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A जो पूरा का पूरा किससे बना हुआ हो, इसके कोफिशिएंट से बना हुआ हो। ठीक है, 3 4 1 1, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है तो उसी ऑर्डर में हमने लिख दिया 3 4 1 1। ठीक है, उसके बाद जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया x और y, दो वेरिएबल है। उसके बाद इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको हमने लिख दिया 5 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है अभी हमने देखा, इस चीज को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये मिल गया, तो यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस हम लिखे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? और उसके बाद सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको x मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो अगर हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हमारा इक्वेशन निकलेगा ax इक्वल टू b इस इक्वेशन के हिसाब से। उसके बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, और उससे x का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा टॉपिक है, हम लोग हम देखेंगे इस पे, बट अभी जो मेरा पॉइंट था कि चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं वो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमारा दिया ही हुआ था लास्ट क्लास में, अगर आप लोग देखे होंगे तो। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर मैं भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लेट f of x इक्वल टू cos of x माइनस sin of x इंटू 0, sin of x cos of x 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा f of x दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है g of y, यानी कि वो y पे डिपेंडेंट है, वो दिया हुआ है cos of y 0 sin of y। ठीक है, उसके बाद 0 1 0,
फिर उसके बाद माइनस साइन ऑफ y 0 और cos ऑफ y। ठीक है, ये fx दिया हुआ है, gy दो फंक्शन दिए हुआ है। उसके बाद हमें बोला गया है कि प्रूफ करने के लिए बोला गया है जो भी fx फंक्शन है उसका जो इनवर्स होगा वो इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ x होगा। ये चीज हमें प्रूफ करना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो g ऑफ y फंक्शन है उसका अगर हम इनवर्स निकालें तो उसका वैल्यू भी g ऑफ माइनस y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर मैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स यानी कि दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और उसका इनवर्स निकालूं, वो बराबर हो जाना चाहिए g ऑफ माइनस वाई इंटू एफ ऑफ माइनस वाई के। ठीक है, तीसरा चीज ये प्रूफ करना है। चौथा चीज हमें जो फोर्थ पॉइंट प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि g ऑफ y जो फंक्शन है उसका अगर इनवर्स निकाले इंटू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका भी अगर इनवर्स निकाले यूजिंग 1 एंड 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि g ऑफ इनवर्स और f ऑफ इनवर्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए यूजिंग 1 एंड 2। मतलब 1 और 2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो g ऑफ इनवर्स और f ऑफ इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए बोला गया है कि कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करके देखिए। ठीक है, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, पहला वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सर ये पहला क्वेश्चन सीट का है ना? हो सकता है। एफ इनवर्स कर रहे थे तो एफ ऑफ एक्स आ रहा था, माइनस नहीं आ रहा था सर। ओके, फिर से एक बार चेक कीजिए, शायद इस बार आ जाए। एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। हुआ कुछ निकला? सर बना कोई दिमाग लगा पा रहा है कैसे होगा, क्या होगा? एनी आइडिया? सर एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं एफ ऑफ एक्स है कि माइनस एक्स है, उसके बाद हम लोग आगे।
सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स 0, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें, सॉल्यूशन, एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब होगा, सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा कि जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा सबसे पहले क्या है, कॉस ऑफ एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। दूसरा माइनस साइन ऑफ एक्स है तो ये माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तीसरा जीरो है तो जीरो ही रहेगा, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर साइन ऑफ एक्स है तो इधर साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और इधर कॉस ऑफ एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो गया जीरो, और इधर जीरो जीरो और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एक्स के जगह पे माइनस रख दिया। अगर एफ ऑफ एम पूछता तो एक्स की जगह पे एम रख देता, एफ ऑफ 25 पूछता, कुछ भी पूछता, एक्स की जगह में जो वैल्यू रखा गया है इधर वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। क्लास 8 9 10 में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो वहां पे आ गया सर। हाँ बहुत बढ़िया सर फर्स्ट वाला आंसर आ गया, इसके बराबर है। ओके बहुत बढ़िया। कॉस ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो ये साइन एक्स बन जाएगा, इधर जीरो हो गया। साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये 0 0 1। तो ये हमारा मेनली निकल गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स एफ एक्स इनवर्स जो होता है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका जो इनवर्स है वो एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स तो हमने निकाल लिया, बट हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स होगा, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। यानी कि अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x का इनवर्स है तो उस हिसाब से अगर ऐसा आ जाता है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू i, तो उस केस में हमें प्रूफ हो जाएगा कि f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स, सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो दो हम लोग प्रूफ या तो ये करें या प्रूफ या तो ये करें, दोनों सेम चीज है। अगर f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स है या फिर f ऑफ x इंटू f ऑफ माइनस एक्स कर दें तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड वाला प्रूफ करना आसान होगा, तो सेकंड वाला प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x 0, साइन ऑफ x cos ऑफ x 0 और 0 0 1, ये हमारा हो गया f ऑफ x, ठीक है। अब आते हैं f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स हमने cos x sin x 0, cos x sin x 0, इधर मैंने माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो cos x sin x माइनस cos x sin x 0, cos x इंटू साइन x माइनस cos x इंटू साइन x, ये वैल्यू आएगा। फिर 0 0 1 सॉरी, फिर ये 0 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया हमारे पास 0। दूसरा देखते हैं, sin x cos x माइनस sin x cos x आएगा, इसमें आ जाएगा sin x इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ गया 0, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ गया 0, ये फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर भी आ गया 0। थर्ड रो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब यहां से हमें देखने को मिल रहा है
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 0। कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो गया, 0। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1, और ये हो गया 0। और आखिरी वाला हमारे पास 0 0 1 ऑलरेडी था। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, आई निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैंने एफ एक्स के साथ एफ ऑफ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया आई, तो उस हिसाब से क्या प्रूफ होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आया समझ में किस तरीके से प्रूफ किया गया? अरे बोलिए भाई, आया कि नहीं आया, या फिर मैं अपने आप से बातें करूंगा ऐसा लगेगा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जहां पे आप लोग का एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में गड़बड़ी आ रहा था चेक करने में, तो एक बार देख लीजिएगा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, सिमिलर वे में इसको प्रूफ करना है, सिमिलर वे में इसको प्रूफ करना है, सिमिलर वे में इसको प्रूफ करना है। तो मैं चाहूंगा कि ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब कोई लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि कैलकुलेशन बेस्ड जो है आप घर में बैठ कर आराम से कैलकुलेट कीजिए, फिर जो आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लॉजिकल बेस्ड है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये मैं शीट ऐसे भी भेज दूंगा तो आप लोग होमवर्क कर भी लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A and B are non-singular, sorry matrix नहीं, non-singular symmetric matrix, if A and B are non-singular symmetric matrix and commutable matrices। commutable का मतलब क्या हो जाएगा? ए बराबर होगा बी। है, ये कब से होने लगा commutable में? सर ए बी इक्वल टू बी है। ए बी इक्वल टू बी है भाई, इस तरीके की चीजें बोलिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। सॉरी, हमें प्रूफ करना है कि A इनवर्स इनटू B इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। हमें बोला गया A और B जो है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऊपर से नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहला चीज, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर बोला जाए तो उससे क्या समझ में आता है? सर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। उससे क्या पता चलता है? उससे क्या नल मैट्रिक्स तो नहीं है। हाँ, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। अगर दूसरा कोई नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता क्या? तुम लोग को मैंने क्या पढ़ाया है अभी तक? तुम लोग क्या पढ़ा है? सबसे पहली बेवकूफी है तुम लोगों का कि तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो कोई भी चीजें, और ये आप लोग को अभी नहीं पता चलेगा। मेरा दिमाग खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते यहाँ से। एक तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, बेवकूफ की तरह तुम लोग पढ़ते नहीं हो। क्या पूछता हूँ पता नहीं क्या बकते हो, क्या बोलते हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। मैं इधर पूछ रहा हूँ कि नॉन सिंगुलर का मतलब चलो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, चलो ये चीज सही बोला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से आ गया कि नल मैट्रिक्स नहीं होगा भाई? क्या सिर्फ नल मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट 0 होता है? बाकी चिल्ला चिल्ला के मैं प्रॉपर्टी 10 बार लिखवा चुका हूं, लेकिन आप लोग को पढ़ना है ही नहीं। अब पढ़ना नहीं है चलो ठीक है, कम से कम भेजा तो काम करता होगा ना, या भेजा भी काम करना बंद कर दिया? अगर ऐसा मैट्रिक्स आ गया 2 3 और 2 3, तो इस केस में क्या ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा डिटरमिनेंट का? 0। तो क्या ये मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि नल मैट्रिक्स नहीं है? इससे हमें ये पता चलता है।
तो बेवकूफ वाली बात हो गई, फिर इतना दिन से जो पढ़ाया एबीसीडी को समझ ही नहीं आया। क्या पता चलता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? जल्दी बताओ क्या पता। हाँ, सिर्फ नॉन सिंगुलर का इनवर्स निकाल सकते हो। वेरी गुड। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये समझ में आता है। अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, चलो बहुत अच्छी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बट इससे क्या पता चलता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उसको लेके? अगर हमें पता चल गया कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो उसको क्या घर पे जाके रख देंगे? क्या करेंगे इसका? यूज तो पता होना चाहिए। उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि इसीलिए देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर वही आधे रास्ते में अटक के रह जाइएगा। बोलेगा नॉन सिंगुलर, क्वेश्चन में बोलेगा ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, तुम क्या करोगे? आंसर में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करके सोचते रहोगे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए। तो ये फिर बेवकूफी है ना। अगर हम लोग इतना मेहनत नहीं कर सकते फिर आंसर में जाके हम लोग क्या करेंगे, ये रख के सोच रहेंगे कि इसका क्या यूज है, पता नहीं ये दे दिया होगा, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यही चीज होगा। इतनी बार चिल्ला के बोला चुका हूं कि नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब हमें समझ में आता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है। अब ध्यान से सुनो होगा क्या। अब कोई भी अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। ए को मैंने बोल दिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें बोला जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मैं ऐसा लिख देता हूं डायरेक्ट। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं ऐसा लिख देता हूं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये हमारे, मैंने जो ये ऑप्शन बोला, ये वन जो ऑप्शन बोला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये सही स्टेटमेंट होगा मेरा अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो? नो सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सिर्फ हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, यही सब चीजें गड़बड़ी होता है। अगर ए एक सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाए और ए के बारे में कुछ नहीं दिया गया है और हमें इनवर्स के बारे में पूछा जाए, तो हम क्या जो पॉसिबिलिटीज, जितना पॉसिबिलिटीज है वो सारा का सारा चीजें कंसिडर करेंगे। अब ए अगर दिया गया है तो उसका, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका दो कंडीशन हो सकता है कि या तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 या तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। यही चीज मैंने एक चीज और बताया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2x स्क्वायर बाय एक्स, बहुत पहले बताया हुआ था, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2x स्क्वायर बाय एक्स का? देखिए भेजा गया है बारिश के मौसम में घूमने, है कि नहीं। 2x स्क्वायर बाय एक्स कितना आएगा? बचपन में नहीं पढ़ा था? यस सर, 2x। 2x, बहुत बढ़िया। क्या ये 2x आएगा? सर एक्स फाइंड नहीं है सर। क्या ये 2x आएगा 2x स्क्वायर बाय एक्स? नो सर। वो डिपेंड करेगा x का वैल्यू पे। यस सर। ये कंडीशन, अगर x के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो ये ऐसे लिखना गलत है कि 2x स्क्वायर बाय एक्स डायरेक्टली 2x। हम पता करेंगे ना कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तब 2x स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x आएगा। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तब 2x स्क्वायर बाय एक्स जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, किसी का भी डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो ये कंडीशन अपने को पता होना चाहिए ना कि हम जो बचपन से अगर हम लिख रहे हैं कि 2x स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू x, वो बचपन में लिखते थे, बट बचपन में भी चीजें गलत नहीं पढ़ाया जाता था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो हर जगह वो x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई चीजें डिफाइंड ही नहीं है, कोई चीजें जिसका डेफिनेशन ही नहीं है, जो परिभाषित ही नहीं है, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू 2x आएगा? तो वही चीज इसमें भी है। तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए चीजों को अच्छे से पढ़ो, चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ो। मैंने कितनी बार बताया है कि पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, तुम चाहे एक दिन में 2 ही लाइन पढ़ो उससे मतलब नहीं है। तुम मेहनत करो, तुम बहुत स्लो लर्नर हो, तुम 5 घंटा घर में पढ़ते हो बट तुम एक ही पेज पढ़ पाते हो, 5 घंटे में एक ही पेज पढ़ पाते हो। बट उस एक पेज को ऐसे पढ़ो कि जिंदगी भर नहीं भूलना है मेरे को, चाहे 5 घंटा लग जाए, मेरे को जिंदगी भर उस पेज को नहीं भूलना है। इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि अगली बार जब मैं पढ़ूं तो उस एक पेज को मेरे को छूने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उस एक पेज में मैं बना लूं।
तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को बस 1 घंटे का समय है, मेरे को 50 पेज पढ़ लेना है। अरे कुछ भी नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। तो इसलिए पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट रहो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे में 1 पेज, ये लग सकता है, बट ये पढ़ते 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 धीरे 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 स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगोगे। लेकिन ये बेवकूफी नहीं करना है कि चलो सर ने आज ये पढ़ा है, इसको ऊपर ऊपर से देख लिया, 10 प्रॉपर्टी था उसमें से 1 प्रॉपर्टी भी याद नहीं है अभी, तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का। फिर हम डेली 5 घंटा बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, शाम को मच्छर आ जाता है, उसको मारते हैं, फिर रात को जाके सो जाते हैं, फिर उसको पढ़ाई थोड़ी बोलेंगे हम लोग। आया समझ में, सबके दिमाग में घुसा मैं क्या बोल रहा हूं। अरे घुसा कि नहीं घुसा। यस सर। तो अच्छे से पढ़ाई करना है आप लोगों को यार, आप लोग को आईआईटी करना है, कहीं पे कुछ और थोड़ी करना है। और आईआईटी जो है वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आईआईटी बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो ये पढ़ा ये चीजें समझ में आया या नहीं आया। और ऐसे भी अपने को कितने पेजेस पढ़ने हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें 100 बार रिवीजन करना पड़ेगा, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें 2 बार रिवीजन में ही काम चल जाएगा। इसलिए समय ज्यादा लगे उससे नहीं मतलब है, फोकस को बढ़ाइए, अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखिएगा। और आप लोग वही चीजें नहीं करते, इसलिए मेरे को बहुत बुरा लगता है कि इतना मेहनत किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग है कि चीजें समझते ही नहीं है। लगता है कि आराम से आईआईटी निकल जाएगा, आईआईटी ऐसे नहीं निकलता है। आईआईटी टफ नहीं है, बस मैं जो मेहनत करता है उसी का निकलता है। अगर वैसा होता तो सबका निकल जाता। फिर सिर्फ साइंस ले लेने से, आईआईटी का तैयारी कर लेने से आईआईटी नहीं निकलता है, मेहनत करने से निकलता है। चाहे तुम कोचिंग नहीं पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बुक लेके खुद से पढ़ना चालू करो ईमानदारी से, तो तुम्हारा आईआईटी निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमें बोला गया कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड कम्यूटेबल मैट्रिक्स, कम्यूटेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ए बी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है हम लोग। हाँ, अगर वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से आप लोग साइन इन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एग्जिस्ट करेगा, फिर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कम्यूट भी बोला गया है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमें दिया गया है, इतना चीजें हमें एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए इनवर्स और बी इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हमें एक्चुअली में क्या प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको अगर इसका इनवर्स सॉरी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा सिमेट्रिक प्रूफ के लिए, क्या चीज प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को। बताइए भाई, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या चीज प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूफ कराना है, तो मेरे को क्या प्रूफ कराएंगे कि ये सिमेट्रिक बन जाए। अरे जल्दी बोलिए। क्या मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है आप लोगों तक। ओके ओके, हाँ चलिए, आवाज पहुंच रहा है। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, क्या अगर मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना हुआ तो। A inverse into B ए इंटू बी का जो इनवर्स होगा is equal to A inverse. वेरी गुड। कोई भी चीजें अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, तो उसका ट्रांसपोज, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा। अब ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स कोई दो मैट्रिक्स थोड़े है, वो एक ही मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यानी कि टू प्रूव, हमें एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा। हमें एक्चुअली में प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होना चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी नहीं। अगर ये चीजें प्रूफ हो गया तो चीजें सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें जानना पड़ेगा, या जानना नहीं, याद रखना पड़ेगा, जो पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं, चलो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का खिला नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब भी लेते हैं रिवर्सल लॉ आता है, आप लोग को याद होगा, तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से ये आ जाएगा बी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इनवर्स वाले में मैंने प्रॉपर्टी बताया था, बी इनवर्स का अगर ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज का इनवर्स उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज है तो उसको ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो जाके रिवीजन कीजिएगा, वही चीज जो मैंने अभी बताया अच्छे से पढ़ना है। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। फिर इसका भी जो है रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, आप लोग को याद होगा, इसका भी जो है रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए बी का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसको जब बाहर निकालेंगे तो रिवर्स लॉ जैसा होगा। और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि कम्यूटेबल बोला गया है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए का पावर, सॉरी बी इंटू ए इनवर्स। अब बी इंटू ए इनवर्स को हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। तो उस हिसाब से ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। आया समझ में, दिमाग में घुसा सबका? क्या मेरा आवाज फिर से नहीं पहुंच रहा है आप लोगों तक? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोगों को अभी करना है। और उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में रूप में दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन है कि लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है एंड बी इज इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। बी जो है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी जो है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूफ करना है, बोला गया है कि देन प्रूव दैट, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू बी प्लस के इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के उसका पावर एन, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, a इंटू बी प्लस के, कोई भी कांस्टेंट होगा, k इंटू आई एन, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर n का है, ये बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो n वो चीज है। तो हमें प्रूफ करना है कि a इंटू बी प्लस के इंटू आई एन जो है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस के उसका पावर n, ये चीज हमें प्रूफ करके बताना है। तो 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट इसको ट्राई करके देखिए, सॉल्व हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सब लोग को स्क्रीन तो दिख रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? कभी कभी लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। अरे सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर आ रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए सॉल्व कीजिए। यस सर हो गया। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को बोला गया है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। समझिएगा ये चीजों को ये लोग बड़ा ही शातिर तरीके से दिया जाता है।
बी मतलब क्या, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बी को बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा, बी इज एडजॉइंट, इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस के इंटू आई एन, एन मतलब एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, और ये हो जाएगा के इंटू आई एन। उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के, ठीक है, और इंटू आई एन। अगर ये एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के ये तो दोनों कांस्टेंट हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के उसका पावर आ गया एन, और ये आ गया आई एन का डिटरमिनेंट, और आई एन का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के उसका पावर एन। तो ये हमारा बराबर आ गया राइट हैंड साइड। आया समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन Yes, है sir. इसमें 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और होगा, तो मैं इसमें इसके नीचे लिख के एज ए होमवर्क के नाम से लिख के आप लोगों को सेंड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आज हम लोग कुछ नहीं किया, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करते रह गए, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और दूंगा, तो वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, और जो बोर्ड का सिलेबस है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तक ही है। बोर्ड के सिलेबस में अगर आप लोगों के पास आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमारे स्पेशल जो स्क्वायर मैट्रिक्स था, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद पीरियडिक मैट्रिक्स हो गया, तो ये सब चीजें हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें और पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजों में जैसे हमारे पास आ जाएगा इमेज ऑफ ए पॉइंट, इस तरीके की चीज हो गया, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इमेज ऑफ ए पॉइंट, फिर रोटेशन ऑफ ए पॉइंट, इस तरीके के 1-2 चीज है, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे, वो सब हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चीजें 1-2 और है, बट वो आजकल आता नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 1-2 इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, उस पर थोड़ा सा बेस्ड है। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या हो गया, ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसपे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट हमें अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में रहेगा, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा होगा, तो आप लोग को आगे समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो 2-3-4 चीजें ऐसा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जो भी पहले पढ़ा हुआ था वो सब चीजें याद रखना पड़ेगा। और मैं बहुत पहले ही बोल चुका था कि जो भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है उसको रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैट्रिक्स खत्म होगा, हम 11th का 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, इलिप्स हाइपरबोला, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फटाफट डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे उसको भी, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है, इलिप्स हाइपरबोला सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और 1 बजे फिर से आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास वाला वीडियो आ जाएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।